नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आप सभी को पता है हम अपने हिंदी व्याकरण का यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ रहे थे, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने लास्ट जो अपना टॉपिक पढ़ा था वो था व्याकरण, और व्याकरण के ही यहाँ पर 3 भेद हमने बताए थे, यानी कि 3 अंग हमने यहाँ पर बताए थे व्याकरण के। कौन कौन से अंग थे जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी व्याकरण में। सबसे ज्यादा अगर आप वर्ण विचार समझते हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर होती हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि हिंदी व्याकरण को आप रट नहीं सकते, हिंदी व्याकरण को आपको समझना होता है, नोट डाउन करना होता है। तो बिल्कुल कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए। जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे साथ के साथ नोट डाउन करते जाएंगे, और साथ ही हम क्लास में डिस्कशन भी करेंगे। तो आप अपने माइक प्लीज रेडी रखिएगा, और जैसे ही आपको बताया जाता है, बोला जाता है, तो आप माइक को प्रॉपर ऊपर की तरफ ऑन करके हमसे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। जो आपका व्याकरण है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, ये हमने पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में। व्याकरण के 3 अंग, ठीक है। तो इसमें हमने बताया था कि सबसे पहला होता है वर्ण विचार, फिर होता है शब्द विचार, फिर होता है वाक्य विचार। और ये भी हमने यहाँ पर क्लियर किया था कि वर्ण विचार क्या होता है, शब्द विचार क्या होता है, वाक्य विचार क्या होता है। जब हम व्याकरण के जिस अंग में हम वर्णों की बनावट, भेद, आकार, उच्चारण आदि पर विचार करते हैं, यानी कि जहां पे हम वर्णों की बनावट कैसी है, उनका आकार क्या है और उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, इस पर जब हम विचार करते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्ण विचार। और फिर जब हम शब्दों के बनावट, भेद, उत्पत्ति पर विचार करते हैं तो उसको हम कहते हैं शब्द विचार, ठीक है। उसको हम कहते हैं शब्द विचार। जहां पर हम वाक्य की रचना, विश्लेषण, भेद और विराम चिन्हों आदि पर विचार करते हैं तो उन्हें कहते हैं वाक्य विचार। तो सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जो है वर्ण विचार। और वर्ण विचार क्या होता है इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे, एक एक करके सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया शुरुआत में ही, वर्ण क्या होते हैं। देखिए, जब भी कोई बच्चा बोलना सीखता है तो वो अपने मुंह से तरह तरह की ध्वनियां निकालता है, ठीक है। अब तो आप बोलना सीख चुके हैं तो ये चीज आपको वैसे समझ नहीं आएगी, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जब कोई छोटा बच्चा बोलना सीखता है तो वो अपने मुख से तरह तरह की ध्वनियां उच्चारित करता है, तरह तरह की ध्वनियां निकालता है, ठीक है। यही ध्वनियां अगर हम लिखित रूप में लिख दें तो ये वर्ण कहलाते हैं। और जैसे हमने कहा कि जो ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, ये हमने बता दिया आपको, ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। और इनको लिखने का ढंग, ठीक है, इनको लिखने का ढंग, वर्णों को, अभी ये परिभाषा नहीं है, ये केवल हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि वर्ण क्या होते हैं। वर्णों को लिखने का ढंग, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, यानी कि जिस ढंग से, जिस तरीके से हम वर्णों को लिखते हैं वो लिपि कहलाता है। तो ये तो हुई। अब देखिए, जो भी लिपि होती है उसमें प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित होता है। जो भी लिपि होती है, ठीक है,
जो भी लिपि है, जिस भी भाषा की है, उसके लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित होता है। जैसे देखिए, प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित होता है। यानी कि एक फिक्स एक चिन्ह होता है जो हर एक लिपि में हर एक जो वर्ण होता है उसके लिए होता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे अभी आगे। तो अभी तक हमने यहाँ पर कितने पॉइंट्स लिख लिए हैं? सबसे पहले हमने कहा कि ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। दूसरा हमने कहा वर्णों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित होता है। जैसे अब देखिए, जैसे यहीं पे लिखते हैं क्योंकि हम चिन्हों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे अगर हिंदी की बात करें तो अ, आ, ई, क, ख। तो देखिए, हमने कहा कि प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित होता है। ठीक है, अब हमने यहां पर बताया कि जो ये चिन्ह निर्धारित होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि लिखित रूप वर्ण कहलाता है और इसको लिखने का ढंग, जिस तरह से ये लिखा जाता है, इसको लिपि कहते हैं। और प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह निर्धारित होता है। जैसे अ, आ, ई, तो सबके देखिए अलग अलग चिन्ह है ना। अ कैसे लिखा जाता है, आ कैसे लिखा जाता है, ई कैसे लिखा जाता है, क कैसे लिखा जाता है, ख कैसे लिखा जाता है। तो यही जो ये चिन्ह यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यही चिन्ह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यही चिन्ह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही चिन्ह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि इसके अलग अलग खंड नहीं किए जा सकते। अ को आप अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, आ को आप अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, ई को आप अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते। यानी कि ये किसी भी भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपि होती है, अलग अलग लिपियों के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। और क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में हमारी जो भाषा है, जो हिंदी की जो हमारी लिपि है वो देवनागरी है और उसमें जो वर्ण प्रयोग होते हैं उनके चिन्ह इस प्रकार होते हैं। यानी कि जब आप शुरुआत में स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले आप अ, आ, ई, क, ख, ग सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि यही भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इससे पहले कुछ नहीं होता। सबसे छोटी इकाई भाषा की यही है और इसी से आगे आपका शब्द निर्माण होता है, वाक्य निर्माण होता है और पूरी हिंदी जो है इसी से बनती है। तो इस प्रकार हम परिभाषा लिखेंगे किसकी? वर्ण की। वर्ण विचार पढ़ रहे हैं तो परिभाषा लिखेंगे वर्ण की। बिल्कुल नोट डाउन करते रहिएगा साथ के साथ। तो वर्ण की परिभाषा लिखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। भाषा की सबसे छोटी इकाई
जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते या नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। तो ये परिभाषा हमने लिखी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते या जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको और अलग अलग भागों में नहीं बांटा जा सकता, उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ये हमने वर्ण यहाँ पर लिख लिया। और वर्ण जैसे हमने यहाँ पर बता दिया था आपको वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे अ, आ, ई, क, ख। तो देखिए ये हमारे वर्ण हैं। ठीक है, अब जो वर्ण किसका वर्ण क्या है? वर्ण किसी भी ध्वनि का लिखित रूप है। जैसे अगर हमने कहा कि बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो अलग अलग प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करता है। जैसे कभी कभी वो कहता है म म म की ध्वनि निकालता है ना, तो म क्या है? एक जो वर्ण क्या है, वो ध्वनियों का लिखित रूप है। ठीक है, जैसे बच्चा अगर उसको मम्मा बोलना है तो वो पूरा नहीं बोल पाता, वो स्वर निकालता है केवल म म म। अगर उसको पापा बोलना है तो वो पूरा प नहीं बोलता, वो केवल ध्वनि निकालता है प, स्वर निकालता है केवल। इसी तरह से अगर दादी बोलना है या दादा बोलना है या अगर अम्मा बोलना है तो वो पूरा शब्द नहीं बोल पाता शुरुआत में, वो केवल अलग अलग ध्वनियां निकालता है। तो इसी को तो वर्ण जो है ध्वनियों का लिखित रूप है। ठीक है, और वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। ठीक है, ये वर्ण की परिभाषा आपने यहाँ पर लिख ली। अब वर्ण की परिभाषा तो आपने लिख ली, और जैसे भी लिख लीजिए, जैसे कि पीछे हमने लिखा है कि वर्ण किसे कहते हैं, तो अ, आ, ई, क, ख, ग। ठीक है, तो हमने इन्हें वर्ण कहा है। और अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। देखिए अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या एक यहाँ पर चीज क्या बताई थी कि हमने कहा इन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और इनको लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। अब जो आपकी हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी जो आपका सब्जेक्ट है, ये एग्जाम्पल आपने उतार लिया होगा। इसमें जो आपकी वर्णमाला है, क्या है? वर्णमाला। बचपन में जरूर सुना होगा ये शब्द वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला, देखिए वर्णों का, अब आपने कह दिया कि वर्ण क्या होते हैं और आपको लिखकर भी दिखा दिया कि वर्ण होता क्या है। अब वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी में हिंदी वर्णमाला में, क्योंकि हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है।
हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है, यानी कि 44 वर्ण है। तो 44 वर्ण है कुल हिंदी वर्णमाला में, ये आप सभी को पता है पहले से। 44 वर्ण होते हैं जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब ये स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? देखिए, ये हम अपना व्याकरण जो सिलेबस है वो शुरू कर रहे हैं, इसलिए हम शुरुआत से चीजों को पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ी हुई है या आपके लिए नई है, ये बिल्कुल भी आपके लिए नई नहीं है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, तो आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर है। तो जैसे कि हमने कहा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। वर्णमाला क्या होती है हमने पढ़ लिया, वर्णों का व्यवस्थित समूह। जब हम वर्णों को व्यवस्थित रूप से लिखते हैं तो ये वर्णमाला कहलाती है। और हिंदी जो आपकी वर्णमाला है, हिंदी में जो आपकी वर्णमाला है उसमें 44 वर्ण है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। साथ के साथ नोट डाउन भी करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, साथ के साथ समझा भी रही हूं मैं आप लोग को यहां से, और साथ के साथ लिखते भी रहेंगे। तो अब इसमें दो शब्द हमारे यहां पर आते हैं, दो शब्द आते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। हमने कहा 44 वर्ण है, जिसमें से आपके 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। तो अब हम इसी के आधार पर वर्ण के भेदों को पढ़ेंगे। वर्ण के भेद। तो जैसे कि हमने कहा 44 वर्णों को दो अलग अलग भागों में बांटा है, जिसमें से उच्चारण के आधार पर, यानी कि उच्चारण करने के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो भेद होते हैं? अभी अभी जाना है हमने, स्वर तथा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं और व्यंजन, हमने यहां पर कहा कि उच्चारण के आधार पर, ये उच्चारण के आधार पर किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया है, कैसे हमने उच्चारण के आधार पर इसको बांटा है। तो जैसे कि अभी अभी हमने यहाँ पर कहा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण है, जिसमें से स्वर है 11, व्यंजन है 33। ठीक है, जिसमें से स्वर है 11 और व्यंजन है 33। तो अब इनको उच्चारण के आधार पर अलग अलग लिखा है, उच्चारण के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। तो कैसे कैसे स्वरों का उच्चारण होता है, कैसे व्यंजन का उच्चारण होता है, जिस कारण इन्हें दो अलग भागों में रखा गया है, दो अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले स्वर के विषय में पढ़ेंगे
तो बिल्कुल अलग से हेडिंग डालेंगे स्वर। स्वर हमने कहा कि 11 होते हैं हमारे हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। तो अब स्वर कैसे अलग है व्यंजन से, व्यंजन कैसे अलग है स्वरों से? तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण, देखिए उच्चारण के आधार पर हमने अलग अलग भागों में बांटा है, तो हम उच्चारण के आधार पर ही इनकी परिभाषा देंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई और वर्ण नहीं होता उच्चारण के समय, वे स्वर कहलाते हैं। सहायता से वे स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो समझ गए आप? वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, उसको मतलब वो अकेले ही उच्चारण उसका किया जाता है, उसमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता उच्चारण में नहीं लेनी पड़ती है। और एक और बात कि ये परिभाषा हो गई। अगला पंक्ति लिखेंगे, इनके उच्चारण में हवा मुख में स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में क्या होता है कि जो मुख से जो हवा होती है वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। जैसे उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, आ, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी। आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आउ। तो ये है आपके स्वर, ठीक है? ये है आपके स्वर जो कि आपने यहां पर लिखे कि जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इनके उच्चारण में हवा मुख से स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है। और दूसरी बात कि इनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि किसी अन्य वर्ण की सहायता इसके उच्चारण में हमें नहीं लेनी पड़ी है और हमने
स्वयं ही इसका उच्चारण बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हमने किया है। तो ये संख्या में 11 होते हैं। आप देख सकते हैं स्वर हमने कहा संख्या में 11 होते हैं। तो आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये संख्या में 11 होते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, जो कि आपने अभी यहाँ पर काउंट भी कर लिया है, पढ़ भी लिया है, देख भी लिया है कि ये संख्या में 11 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्वर हमें क्लियर हो गए। स्वर क्या होते हैं सभी को क्लियर हो गए। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से करते हैं वे स्वर कहलाते हैं, और इनके उच्चारण में हवा मुख से स्वतंत्र रूप से निकलती है, और ये संख्या में 11 होते हैं। इसी तरह से अब हमने स्वर यहाँ पर पढ़ लिए और कहा कि ये संख्या में 11 होते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज देखी कि अ है, फिर आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ स्वर जल्दी से उच्चारित हो रहे हैं, कुछ स्वरों को उच्चारण करने में समय लग रहा है। जैसे अ, आ, ई, उ। तो कुछ स्वरों में तो जल्दी से उच्चारण हो रहा है, बहुत कम समय लग रहा है, और कुछ स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लग रहा है। इसी के आधार पर क्योंकि उच्चारण के आधार पर ही हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं शुरू से ही। तो उच्चारण के आधार पर ही स्वरों के भेद तो यहाँ पर 3 भेद बताए गए हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका आता है ह्रस्व स्वर, फिर आता है आपका दीर्घ स्वर, और फिर आता है आपका नंबर 3 प्लुप्त स्वर। तो ये 3 तरह के आपके स्वरों के भेद होते हैं। 3 तरह के भेद होते हैं स्वरों के। कौन कौन से भेद होते हैं? आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब हम क्योंकि हमने यहाँ पर एक चीज देखी, उच्चारण में हमने देखा कि कहीं पे हमें ज्यादा समय लग रहा है, कहीं पर हमें कम समय लग रहा है। उसी के आधार पर हमने 3 इसको भेदों में बांटा है। तो ये 3 भेद इस प्रकार से हैं। अब तीनों को हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर तीनों को हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, यहीं पे क्लियर कर देते हैं, उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर यानी कि उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये आपके केवल 4 ही होते हैं। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। उसके बाद हमने दीर्घ स्वर की बात की।
उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। यहां पर ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। उसके बाद हमने बात की प्लुप्त स्वरों की। हमने यहां पर बात की प्लुप्त स्वर की। तो सबसे पहले हमने कहा कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। और एग्जाम्पल जैसे जैसे अ, इ, उ और री। ठीक है, और ये उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब हमने कहा प्लुप्त स्वर। क्या होते हैं प्लुप्त स्वर? देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा तिगुना यानी कि 3 गुना समय लगता है। ठीक है, ये आपके प्लुप्त स्वर हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए क्या है ह्रस्व स्वर, क्या है आपके दीर्घ स्वर, क्या है आपके प्लुप्त स्वर। ठीक है, अब इसमें भी कुछ एग्जाम्पल, इसके उदाहरण है जैसे ओम का स्वर आप निकालते हैं, ओम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका इससे 3 गुना आपका यहाँ पर समय लगता है। ठीक है, जैसे आप स्वर निकालते हैं, स्वर कहते हैं राम। ठीक है, तो आपका तिगुना समय लगता है इन स्वरों के उच्चारण में। ठीक है, तो ये आपके स्वरों के भेद यहाँ पर आपको क्लियर हो गए। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है, स्वरों का जो ये टॉपिक है, क्योंकि स्वरों की मात्राएं, तो ये आप बहुत सारी ये सारी चीजें आप बचपन में पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में आप स्वर, व्यंजन और उसकी मात्राएं और उसका उनका प्रयोग, कैसे उन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीजें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर केवल हम अपना व्याकरण का जो हमारा पाठ है उसको हम पढ़ रहे हैं, व्याकरण को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो केवल अपने पाठ में जितनी भी जरूरी चीजें हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने स्वर और व्यंजनों को यहाँ पर पढ़ा,
तो देखिए, स्वरों के भेद हमने पढ़ लिए, यानी कि स्वरों के भेद हमने इसलिए पढ़े, आगे जब आप व्याकरण में बाकी चीजें पढ़ेंगे तो आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर में अंतर आपको क्लियर होगा, और इनका प्रयोग कब कहाँ कैसे किया जाता है ये आपको पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्वरों की मात्राएं, उसको हम स्किप करेंगे और उसके बाद हम सीधे आएंगे व्यंजन में। व्यंजन क्या होते हैं, देखिए स्वर हमने क्लियर कर लिए, अब हम आएंगे व्यंजन में कि व्यंजन क्या होते हैं। नंबर 2, व्यंजन। तो बच्चों, आज हमने यहाँ पर वर्णमाला के बारे में पढ़ा, वर्णों के बारे में पढ़ा, और वर्णों के भेद हमने यहाँ पर जाने कि कौन कौन से भेद होते हैं वर्णों के, और साथ ही हमने यहाँ पर स्वर, स्वर की परिभाषा और स्वर के भेदों को यहाँ पर डिस्कस किया। साथ ही जो हमारा अगला सेशन होगा वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे, व्यंजन के भेदों को हम पढ़ेंगे। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह हम जो आज जो भी पढ़ाया है इसको घर पर जरूर एक बार रिवाइज करें, इसको हम क्लास में कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।